नमस्कार। संधान की इस व्याख्यान श्रेणी में नए वर्ष में पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने पिछले साल पूरा साल अलग अलग विषयों पर हर गुरुवार को यहाँ पर हम लोग मिलते रहे हैं। इस नए साल में बाइसेक के जरिए पुनः एक बार हम लोग मिलने जा रहे हैं। आज साल के पहले दिन, पिछले साल हम 16 जुलाई से हमने मिलना शुरू किया था, इस बार 15 जुलाई से हमने मिलने की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इस बार नए विषयों को लेकर आज फिर नए सिरे से आगाज करने जा रहे हैं। इस बार हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि पिछले साल हमने जो गलतियां की थी, जो काम हम नहीं कर पाए थे, उनको अच्छी तरह से पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी इस सैटेलाइट युग का उपयोग कर सके, इससे लाभान्वित हो सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, पिछले साल मैं अकेला ही हिंदी विषय में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था। इस बार मेरे साथ एक और मित्र जुड़े हैं, डॉक्टर भरत भाई पटेल। मैं भरत भाई का इस व्याख्यान श्रेणी में तो स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो ये पूरी की पूरी टीम है, व्याख्यान श्रेणी की जो कोऑर्डिनेटर की टीम है, उसमें भी मैं भरत भाई का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा विषय जो है वो हिंदी कहानी साहित्य। आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक और विद्वान वक्ता उपस्थित है। मैं उनका भी आपसे परिचय करना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल भाई चौहान, आप खेड़ब्रह्मा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के काफ़ी अच्छे विद्वान माने जाते हैं। मैं उनका इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मित्रों, अपने विषय की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी कहानी साहित्य। मित्रों, टीवाई से लेकर एमए तक के विद्यार्थी जो है वो हिंदी कहानी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। कहानी साहित्य हिंदी में किस तरह से, कब उसकी शुरुआत हुई, कहानी साहित्य किस तरह से लिखा जाने लगा, किन परिस्थितियों में हिंदी कहानी साहित्य लिखने की शुरुआत हुई, और इसके बाद 20वीं शताब्दी में हिंदी कहानी साहित्य ने कितना विकास किया, विकास के किस पद पर वह पहुंचा, कितने कितने रचनाकार उसमें आए और उन लोगों ने किस तरह से अपना एक अलग योगदान दिया, उसकी चर्चा हम कम समय में करने जा रहे हैं। मित्रों, शायद हम पूरे विषय को पूरी तरह से शायद न्याय न भी दे पाए, तो भी जितना हो सकेगा उतना हम अच्छी तरह से इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब कहानी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कहानी शब्द यानी क्या। तो मूलतः कहानी शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, कथ धातु से बना हुआ शब्द है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसकी व्युत्पत्ति यहां पर दिखाई है। कहानी शब्द जो है वो कथ धातु से बना हुआ शब्द है और इसका अर्थ जो है वो कहना। इसका मतलब है कि कथ धातु से बना हुआ ये शब्द है, तो हमारे यहां कथ से कथा भी बना है। कहानी और कथा की परंपरा हमारे यहां भारत में बहुत ही प्राचीन है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे यहां ऋग्वेद, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित्सागर, अनेक ग्रंथ ऐसे भरे पड़े हैं जिनमें कथा कहानियों के भंडार भरे पड़े। ये कहानियां जो है वो नीति विषयक उपदेश हमें देती है। इन उपदेशों के द्वारा कई बार तो ऐसा होता है कि पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं। पंचतंत्र में आपने पढ़ी होगी ये सारी की सारी कहानियां। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन का कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई नीति का उपदेश हमें मिलता है। जब हम आधुनिक कहानी की बात करते हैं, जब हम हिंदी कहानी की बात करते हैं, तो हिंदी कहानी का संबंध इन प्राचीन कथाओं या प्राचीन कहानियों से उतना नहीं है जितना अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी से है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी कहानी जो है वो हमारी प्राचीन कथा कहानियों से प्रभावित होकर नहीं आई, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व बना वो अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी के आधार पर बना। दोस्तों, अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन अपना जमाया, इसके बाद यहाँ के लोग अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली जो विधाएं थी वो हिंदी भाषा में भी लिखी जाने लगी और इस तरह से शॉर्ट स्टोरी के आधार पर उसकी जो टेक्निक है
वह शॉर्ट स्टोरी से लेते हुए अंग्रेजी के आधार पर जो है हिंदी में कहानी लिखने की शुरुआत लगभग मैं समझता हूं कि 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई और इसके बाद हिंदी कहानी जो है एक तरह से लिखी जाने लगी। अगर हम ये मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हिंदी कहानी की शुरुआत हुई, हिंदी कहानी का उद्भव हुआ, तो मैं समझता हूं कि 100 साल की आयु है। इस 100 साल की आयु में हिंदी कहानी ने कौन से पड़ाव पार किए हैं और कौन से मोड़ों से वो गुजरी है, उसकी चर्चा करना हमारा लक्ष्य है। तो देखिए, मैंने एक बात आपको ये बताई कि हिंदी कहानी का संबंध जो है हमारी प्राचीन कथा कहानियों से नहीं है। इसका संबंध टेक्निकली शॉर्ट स्टोरी से ज्यादा है। कुछ परिभाषाओं की चर्चा में मैं समझता हूं कि यहां कर लेना जरूरी है। एक अंग्रेजी के विद्वान हैं, पश्चिम के विद्वान हैं, उन्होंने कहानी की परिभाषा यानी कि शॉर्ट स्टोरी की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है कि कहानी में केवल एक ही सूचना होनी चाहिए और उसे तर्कपूर्ण ढंग से एक ही उद्देश्य की पूर्णता के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो ये कहानी और हमारी जो प्राचीन कथा कहानियां हैं वो थोड़ी सी अलग है। जीवन का कोई एकाध प्रसंग लेकर, एक ऐसा मार्मिक प्रसंग लेकर वो प्रसंग को हमारे सामने रख देना और किसी एक उद्देश्य की पूर्ति कर लेना, ये आधुनिक कहानी का लक्ष्य है। कुछ ऐसी ही बात हमारे हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार जो है प्रेमचंद ने भी बताई है। आप अपनी स्क्रीन पर प्रेमचंद की एक परिभाषा भी देख सकते हैं कि कहानीकार का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। वर्तमान आख्यायिका का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक रसास्वादन कराना है और जो कहानी उस उद्देश्य से जितनी दूर जा गिरती है उतनी ही दूषित समझी जाती है। तो मित्रों, यहां प्रेमचंद ने भी वही बात की है कि पूरी तरह से जीवन को समग्रता चित्रित करना कहानी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जीवन के एक मार्मिक अंग को, एक मार्मिक चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत कर देना और उसके माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, यही कहानी का लक्ष्य है। तो ये जो आधुनिक कहानी है, ये जो आधुनिक कहानी विकसित हुई सन लगभग 1900 के आसपास, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसका आगाज हुआ, तो ये पूरी तरह से अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी के आधार पर उसका वो बनी और इस तरह से यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी के आधार पर कहानी लिखना शुरू किया। अब हमारे मन में सवाल ये आएगा कि आखिरकार अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी के आधार पर कहानी आई तो आरंभ में कैसी कहानियां लिखी गई या हिंदी कहानी का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। मित्रों, मैं आपको खास बताना चाहूंगा, हिंदी के विद्यार्थी तो जानते भी होंगे कि हिंदी कहानी के आरंभ में, हिंदी कहानी के उद्भव में दो साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो पत्रिकाओं के नाम मैंने यहां लिखे हैं। एक है सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन जो है वह ईस्वी सन 1900 में शुरू हुआ था, और दूसरी इंदु पत्रिका, जिसका प्रकाशन काशी से ईस्वी सन 1909 में शुरू हुआ था। इसका संपादक जयशंकर प्रसाद थे। सरस्वती पत्रिका 1900 से शुरू हुई और लगभग 2-1 साल के बाद इसका प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हाथों में लिया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन साहित्य की सेवा के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन अपने हाथों में लिया और इस तरह से उन्होंने खास करके हिंदी में जो कहानियां नहीं लिखी जा रही थी, ऐसी कहानियों को नए सिरे से प्रकाशित करने का एक काम उठाया। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही हिंदी कहानी जो है वो आगे बढ़ी। आगे चलकर इंदु पत्रिका ने भी अपनी एक भूमिका उसमें अदा की और इस तरह से हिंदी कहानी का आरंभ हुआ। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सरस्वती पत्रिका की बात की, तो सरस्वती पत्रिका का एक पुराना अंक फरवरी 1901 का अंक है। ये इस तरह से वो प्रकाशित होती थी। उसका एक चित्र मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मित्रों, ये जो अंक है, तब तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका संपादन नहीं संभाला था, लेकिन इसके बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन अपने हाथों में लिया। और हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों के कारण कई ऐसे अच्छे कवि मिले हिंदी को, कई अच्छे कहानीकार मिले,
कई अच्छे उपन्यासकार मिले। तो साहित्य की सेवा करने का जो उन्होंने एक निर्धार किया था, वो निर्धार अपना वो इस तरह से पूरा करते हैं। और ये सरस्वती पत्रिका जो है, इसी पत्रिका में सन 1900 में हिंदी की पहली कहानी भी छपी। ये आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक तस्वीर देख सकते हैं। बहुत अच्छी सेवा हिंदी की और हिंदी साहित्य की उन्होंने की है। उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। इसके बाद देखिए, हिंदी की पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में ही छपी, प्रकाशित हुई, और ये कहानी थी इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा। शुरू में उपन्यास लिखने वाले और सुधारवादी उपन्यास लिखने वाले, समाजवादी, सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती नामक कहानी लिखी। और ये कहानी मूलतः तो शेक्सपियर के एक नाटक पर आधारित थी, और ये कहानी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। काफी विद्वान इसी कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हालांकि इसमें मतैक्य नहीं है, अलग अलग मत है विद्वानों के। कुछ लोग इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते। उनका तर्क यह है कि इंदुमती शेक्सपियर के नाटक पर आधारित कहानी है, वो कहानी की टेक्निक पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती, इसलिए इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता। तो कुछ लोग जो है इसी सिलसिले में मन की चंचलता, माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है, वो भी सरस्वती में ही सुदर्शन नामक पत्रिका उस समय निकलती थी, उसमें ये सन 1900 में ही प्रकाशित हुई। और इसी क्रम में प्लेग की चुड़ैल, खास करके जो महामारी है प्लेग की, उसको लेकर भगवान दीन ने एक कहानी लिखी सन 1902 में, और वो भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानी है। इसी सिलसिले में हिंदी को बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित इतिहास देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी कहानी प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय, काफी लोगों ने, कई विद्वानों ने 11 वर्ष का समय जो है इसको हिंदी की पहली कहानी माना है। और इसी क्रम में एक बंग महिला, उसकी कहानी प्रकाशित हुई, दुलाई वाली, 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कई विद्वान दुलाई वाली को ही हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। यहां मैंने कुछ कहानियों की सूची आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। कुछ कहानियां ऐसी है जो प्रकाशित पहले हुई है, लेकिन जो टेक्निक है कहानी की, जो कहानी का शिल्प है, वो मैं समझता हूं कि बाद की कहानियों में अच्छा देखने को मिलता है। तो इस आधार पर कुछ लोग दुलाई वाली को, कुछ लोग 11 वर्ष का समय को, यानी अलग अलग मत इसमें मिलते हैं। मैं समझता हूं कि कौन सी कहानी पहली है उसमें हम न भी जाए तो भी कम से कम हम इस चर्चा को यहां छोड़ सकते हैं कि ये सारी की सारी कहानियां जो है, चाहे हम इंदुमती को ले लें, चाहे प्लेग की चुड़ैल को ले लें, चाहे 11 वर्ष का समय को ले लें, ये सारी की सारी कहानियां जो है वह हिंदी की आरंभिक कहानियां हैं। इन्हीं से हिंदी कहानी का आरंभ हुआ है, इन्हीं कहानियों से हिंदी कहानी का उद्भव हुआ है। और इसी क्रम में कुछ और कहानियों के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप तस्वीर देख सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान। बाद में तो हालांकि कहानियां उन्होंने नहीं लिखी, निबंध लिखे अच्छे, चिंतामणि भाग 1 और 2, लेकिन उन्होंने आलोचना में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो शुरुआत उन्होंने कहानियों से की और बाद में वो दूसरी विधाओं की ओर चले गए। इसी क्रम में मित्रों, सन 1909 में इंदु पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। जयशंकर प्रसाद ने इसको प्रकाशित किया, और उसी में उनकी कुछ भावात्मक कहानियां प्रकाशित होने लगी। और बाद में उनका एक काव्य संग्रह आया, छाया नामक, जो इंदु में छपी थी कहानियां, वो सारी की सारी कहानियां छाया नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। लेकिन इसी क्रम में, इसी समय में राखीबंद भाई नामक एक कहानी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी। ये कहानी उस प्रकाशित हुई सन 1909 में। ये हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है। ये यानी वृंदावन लाल वर्मा ने इस कहानी के द्वारा ऐतिहासिक कहानियों का आरंभ किया। इसी क्रम में एक और कहानी का हम उल्लेख कर सकते हैं, कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद जी की कहानी है, सन 1913 में प्रकाशित हुई। और फिर 1915 का वर्ष हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। एक तरह से इसको हम एक ऐतिहासिक घटना कह सकते हैं कि इस वर्ष
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी प्रकाशित हुई जिसका नाम था उसने कहा था। मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य से थोड़ा बहुत संबंध रखने वाला कोई भी पाठक इस कहानी से अनजान नहीं होगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की एक ऐसी कहानी है जो प्रकाशित तो सन 1915 में हुई, लेकिन ये कहानी जो है शिल्प की दृष्टि से अगर हम देखें, टेक्निक की दृष्टि से अगर हम देखें, तो अपने समय से बहुत आगे की कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। हालांकि इसमें प्रेम का जो आदर्श है वो व्यक्त किया गया है, लेकिन शिल्प की दृष्टि से ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसी से हिंदी कहानी को अपनी एक पहचान मिलती है। एक तरह से मैं समझता हूं कि एक नए युग की शुरुआत यहां से होती है, एक नया आयाम देते हैं चंद्रधर शर्मा। उन्होंने ज्यादा कहानियां नहीं लिखी, एक दो कहानियों से ही उन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी, 1960 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सुनील दत्त, आशीष सेन और नंदा ने इसमें अभिनय किया था। विमल राय ने ये फिल्म बनाई थी, बहुत ही अच्छी फिल्म मानी जाती है। हिंदी की इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। तो 1915 का ये वर्ष जो है वो हिंदी कहानी के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि एक नए युग की शुरुआत का वर्ष है। इस दौरान हिंदी में दो और कहानीकार आ चुके थे। मैंने अभी अभी उल्लेख किया कि छाया कहानी संग्रह जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रकाशित हो चुका था। इसी बीच एक और कहानीकार यहां पर आ चुके थे, सौत, पंच परमेश्वर, ऐसी कहानियां लेकर एक दूसरे कहानीकार आ चुके थे और उनका नाम आप सब लोग जानते हैं, प्रेमचंद। तो 1915 के बाद एक तरह से कहानी में दो रचनाकार जो है एक नेतृत्व लेते हैं, एक है जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं प्रेमचंद। तो इन दो रचनाकारों से कहानी साहित्य फिर आगे बढ़ता है और इसको वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उसकी चर्चा में माननीय अनिल भाई चौहान साहब से कहूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रेमचंद और प्रसाद से हिंदी कहानी साहित्य किस तरह से आगे बढ़ा, चौहान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद नियाज भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने विद्यार्थियों को और मित्रों को दी है और आपने हिंदी कहानी का उद्भव से शुरू किया है और प्रेमचंद तक लाकर छोड़ दिया है। इस हिंदी कहानी की कथा यात्रा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने कहा था कहानी जो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है, ये हिंदी कहानी में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस कहानी ने एक कहानी को निर्धारित कर दिया था और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी उसने कहा था एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कहानी इसको माना जा सकता है। भारतीय साहित्य में ही नहीं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कहानी साहित्य में एक अपना स्थान रखती है। ये कहानी की टेक्निक चंद्रधर शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अभिव्यक्त किया था, लिखा था। इस कहानी में दिखाया गया है कि इस कहानी का जो प्रारंभ होता है वो फ्लैशबैक टेक्निक से होता है। पहले की घटना चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले दिखाते हैं और उसमें लहना सिंह के बचपन की कहानी बताते हैं और फिर एक बहुत लंबे समय का अंतराल है और उसके बाद में ये विश्व युद्ध की घटना से कहानी का मुख्य घटना कहानी की प्रारंभ होती है और इसका अंत एक बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है और एक लाइन में इसका अंत हो जाता है। लहना सिंह को गोली लगी हुई है और लहना सिंह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे अपने बचपन की घटनाएं सब याद आ रही हैं और अंत में लेखक लिखता है कि और अखबारों में खबर छपी कि शहीद लहना सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से एक अचानक झटके से अंत करने की जो टेक्निक थी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की थी। अब इसके बाद में जो व्यक्ति हिंदी की कहानी साहित्य में आते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को अपने प्रकाश से भर दिया था।
कथा सम्राट प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इनका समय 1916 से लेकर के 1936 तक का माना जाता है। प्रेमचंद का आना हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी घटना थी। प्रेमचंद ने जब लिखना प्रारंभ किया तो उस समय गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे समाज पे था। उसमें साहित्य जगत भी था। साहित्य के अंदर सत्य, अहिंसा, नीति, क्षमा, प्रेम, इन सब मूल्यों की स्थापना बहुत ही बलपूर्वक की जाती थी और अपनी प्रारंभिक कहानियों में प्रेमचंद ने इसी का अनुसरण किया। मुंशी प्रेमचंद ने जो प्रारंभिक कहानियां लिखी उसमें वो प्रारंभ में यथार्थ का चित्रण करते हैं और बाद में एक गांधीवादी विचारों के अंतर्गत एक आदर्श की स्थापना करते हैं। उनकी जो प्रारंभिक कहानियां हैं, जैसे पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, सज्जनता का दर्जा है, नमक का दरोगा है। नमक का दरोगा की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि नमक का दरोगा में जो कथा ली है वो एक ऐसे व्यक्ति की ली है जिसको नौकरी की बहुत जरूरत है। उसकी बहनें हैं, उसके पिता कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें रोज कमाई हो, ऐसा ना हो कि एक दिन चांद दिखाई दे और फिर अमावस की रात आ जाए। तो वो सीधे तौर पे ये कहता है कि जहां रिश्वत मिले वहां पर नौकरी करना। और इत्तेफाक से जो कहानी का नायक है उसको नमक के विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है और नमक का विभाग उस समय बहुत ही पैसे वाली, कमाई वाली जगह होती है। लेकिन जो नायक है वो एक आदर्श की स्थापना करता है, रिश्वत नहीं लेता है और एक शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण रसूख वाले व्यापारी आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेता है। आलोपी दीन के प्रभाव के कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। यहां तक यथार्थवादी घटनाएं हैं। लेकिन बाद में प्रेमचंद एक आदर्श की स्थापना करते हैं, जैसा गांधी जी का विचार था कि मन परिवर्तन होना चाहिए, हृदय परिवर्तन, और उसमें आलोपी दीन का हृदय परिवर्तन होता है और वो नायक को अपने यहाँ नौकरी पर ले जाता है। इस प्रकार की कहानियों की स्थापना रचना प्रेमचंद ने जी की थी। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे प्रेमचंद के कथाकार का विकास होता चलता है, वैसे वैसे प्रेमचंद के ऊपर से गांधीवादी विचारों का जो प्रभाव था वो कम होने लगता है और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा होने लगता है। उनका जो उत्कर्ष काल है प्रेमचंद का, उसमें उन्होंने पूस की एक रात, कफन, इस प्रकार की कहानियां लिखी। कफन यहाँ पर एक इस प्रकार की कहानी है जिसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। उसके ऊपर मृणाल सेन ने ओरा उरू के नाम से एक फिल्म भी बनाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी बंगाल के अंदर। हिंदी में भी इसके ऊपर बहुत ड्रामा हो चुके हैं, सीरियल बन चुके हैं और फिल्म भी बन चुकी है। कफन कहानी में एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी समाज की हकीकत, एक गरीबी की ऐसा चित्र प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है जो हृदय को हिला देता है। इसमें दो गरीब निम्न जाति के बाप बेटे दिखाए जिनके अंदर से मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, समाज के प्रति दायित्व तो खत्म हो चुका है। जो इतने गरीब है कि उन्होंने 5 रुपए एक साथ कभी नहीं देखे और जब उनकी बहू मर जाती है तो उसके कफन के लिए जो 5 रुपए इकट्ठे होते हैं और उस कफन को खरीदने जब वो शहर में जाते हैं तो उनकी मन की जो दबी हुई अभिलाषाएं थी वो ऊपर आने लगती हैं और वो दोनों बिना सोचे विचारे एक शराब की दुकान में घुस जाते हैं और वहां शराब पीते हैं, पूड़ियां खाते हैं, दान करते हैं और वहीं पर गिर पड़ते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद ने कहानी को खत्म किया। ये आधुनिक टेक्निक की कहानी है और ये कहानी इतनी टेक्निक की दृष्टि से पावरफुल है कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा बोला है, ऐसा उनका विचार है कि हिंदी कहानी की शुरुआत को यहीं से माना जाना चाहिए। प्रेमचंद ने समाज के बहुत सारे, उनका जो
कथा वस्तु का जो फलक था वो बहुत बड़ा था। उन्होंने बहुत सारे समस्याओं को, समाज की को चित्रित किया है। और इसके बाद में जो कथाकार, मैं प्रेमचंद की और थोड़ा स्लाइड के ऊपर, आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि प्रेमचंद शुरू में प्रेमचंद ने इतनी बढ़िया कथाएं और उपन्यास लिखे थे कि फिल्म वालों ने उनको, उनकी कथाओं के ऊपर फिल्म बनाना शुरू किया। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेमचंद फिल्म दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। फिल्मी दुनिया जो है वो प्रेमचंद से आकर के जुड़ गई थी। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जिसके ऊपर सत्यजीत रे ने एक फिल्म का निर्माण किया था शतरंज के खिलाड़ी नाम से। और इसमें संजीव कुमार, शबाना आजमी इत्यादि इसके कलाकार थे। अमजद खान से सत्यजीत रे ने इस फिल्म में जो रोल कराया था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। उसके ऊपर उनको अवार्ड भी मिला था। इसके बाद में एक कहानी और भी है जो प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानियों में से है, सदगति। सदगति के जरिए से, सदगति के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के उन मूल्यों के ऊपर चोट की है जिनका अब कोई औचित्य नहीं है। इसमें नायक जो है वो हरिजन है और एक ब्राह्मण है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोहन महर्षि ने इसका रोल किया था। और एक ब्राह्मण पेड़ काटने के लिए एक हरिजन को बुलाता है। हरिजन का रोल ओमपुरी ने किया था, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसकी पत्नी का रोल स्मिता पाटिल ने किया था। हरिजन जो है वो दिन भर भूखा प्यासा, वो कहता भी है मालिक मेरे को भूख लगी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो भूखा प्यासा रह करके पूरे दिन पेड़ की कटाई करता है और पेड़ काटते काटते वो भूख से मर जाता है। जो ब्राह्मण देवता हैं वो उसकी लाश को वहां से हटाएं कैसे, तो कहानी में दिखाया है कि ब्राह्मण देवता एक रस्सी लाते हैं और उसका फंदा बना करके उसके पैर में डालते हैं, और जैसे मरे हुए जानवर को घसीटा जाता है उस प्रकार से मनुष्य की लाश को वो घसीटते हुए गांव के बाहर, जहां पर हरिजनों का टोला है, वहां पर जाकर के फेंक आते हैं। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। एक नग्न यथार्थ इस कहानी में प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रेमचंद युग के ही जो दूसरे कथाकार हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है वो ये इसके ऊपर फिल्म और टेलीविजन सीरियल भी बन चुके हैं। हीरा मोती उनकी बहुत बढ़िया कहानी है। गोदान उनका उपन्यास है। सदगति की मैंने चर्चा की है, शतरंज के खिलाड़ी। गोधूली पर एक उनका फिल्म बन चुकी है। ओका ओरी जो कफन कहानी है उसके ऊपर मृणाल सेन ने एक फिल्म बनाई थी और बहुत ही हिट रही थी। इस प्रकार से ये इनका साहित्य को फिल्म के जरिए से भी दर्शकों तक पहुंचाया और प्रेमचंद को लोग बहुत ही दिलचस्पी के साथ में पढ़ते थे। दूसरे जो कहानीकार हैं अपने जयशंकर प्रसाद, ये मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि दोनों एक ही समय में कहानी लिख रहे थे, लेकिन दोनों का जो समाज के प्रति या साहित्य के प्रति जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग था। प्रेमचंद जितने यथार्थवादी कथाकार हैं उतने ही प्रसाद जी जो है वो कल्पनावादी कथाकार हैं। उनकी सारी कथा वस्तु जो है, कथाएं जो है वो कल्पना जगत की उपज है। लेकिन टेक्निक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्रसाद जी है वो प्रेमचंद से कहीं भी कम नहीं पड़ते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार कहानी। पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु जो शुरू होती है तो हमें बार बार ऐसा लगता है कि शायद ये पुरस्कार होगा, ये इसका जो शीर्षक है, ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। शुरू में मधुलिका को राजा के द्वारा एक पुरस्कार मिलता है जिसको वो लौटा देती है। उसके खेत के बदले में राजा पुरस्कार देता है, उसको वो लौटा देती है।
फिर एक राजकुमार अरुण जो उस राज्य का शत्रु राज्य का राजकुमार है, वो वहां पर आता है और मधुलिका को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। तो वो राजकुमार अरुण उस राजा के खिलाफ षड्यंत्र करता है और वो कहता है कि तू पुरस्कार मांग जा करके और किले के पीछे वाली जमीन को मांग ले। और मधुलिका जाती है, वहां पे वो राजा से जमीन मांग लेती है और वहां पर राजकुमार अरुण अपने सैनिकों को तैयार करता है और हमला करवाता है। हमले की रात को ही मधुलिका के अंदर का जो देश प्रेम है वो जागता है और वो राजा को खबर कर देती है। तो एक पहला पुरस्कार हुआ, एक दूसरा पुरस्कार हुआ और अंत में राजा जो है मधुलिका से कहता है कि तूने हमारे राज्य को बचाया है तो पुरस्कार मांग। तो पाठकों को ऐसा लगता है कि ये कहानी का अंत है, लेकिन जो प्रसाद जी के जो कथाकार है वो जिज्ञासा को और बढ़ाता रहता है और अंत में राजा जब कहता है कि पुरस्कार मांग और राजकुमार अरुण को मौत की सजा देता है, तो मधुलिका जो है वो राजकुमार अरुण के बगल में जाकर के खड़ी हो जाती है। ये कहानी का अंत बहुत ही सुंदर, मार्मिक, आकर्षित करने वाला अंत है। इसी प्रकार से आकाशदीप प्रेमचंद की, इनकी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है जो बहुत ही प्रभावित करती है। अब आगे की यात्रा हम लोग तीसरे जो कथाकार हैं जो लगभग प्रेमचंद के साथ में ही लिख रहे थे, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानियां जो है वो आंचलिक कहानियां मानी जाती है, लेकिन घोर गांव का जो यथार्थ है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। ठेस कहानी, फिर अभी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में FYBA के कोर्स में है पंचलाइट इनकी बहुत ही फेमस कहानी है। ठेस कहानी भी बहुत फेमस है जो लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में चलती है। इसके बाद से कहानी का जो युग है वो बदलता है और प्रेमचंदोत्तर युग आता है। प्रेमचंदोत्तर युग में प्रेमचंदोत्तर युग में 3 प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी। एक मनोविश्लेषणवादी कहानियां थी, एक साम्यवादी कहानियां थी जिसकी परंपरा प्रेमचंद से आ रही थी, और तीसरी बिल्कुल जो स्वतंत्र कहानियां थी उस प्रकार की। मनोविश्लेषणवादी कहानियों में अज्ञे जी का नाम बहुत ही प्रमुख है। ये एक प्रमुख हस्ताक्षर है कहानी के, और इन्होंने कहानी की दिशा को एकदम से बदल दिया था। इनकी रोज कहानी, सेव का देव, रोज कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कॉलेज जीवन में बहुत पढ़ती लिखती है, बोलती है, हंसती है, हर एक एक्टिविटीज में भाग लेती है, लेकिन शादी के बाद में वो एक ऐसे परिवेश में चली जाती है जहां पर उसकी सारी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। उसका बच्चा रोता रहता है, बच्चा गिर जाता है चारपाई से, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसकी जो जीवन है वो घड़ी के जो कांटा है उसके हिसाब से चलता रहता है। तो मनोविश्लेषणवादी कहानी अज्ञे जी ने शुरू की, जिसकी परंपरा को आगे चलाया जैनेन्द्र जी ने, जो नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। जैनेन्द्र जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी और जो मनोविश्लेषणवाद था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। पत्नी नामक कहानी अभी एक कोर्स में है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के, जो एक पत्नी की मानसिक जो व्यथा है, जो उसका आक्रोश है, उसको वो प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें नई कहानियों में, तो मोहन राकेश मूल रूप से नाट्यकार हैं, लेकिन इन्होंने कहानी साहित्य है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये नई कहानी जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात की कहानी है, और स्वतंत्रता के बाद जो भारत की जो दशा थी, संत्रास था, कुंठा थी, वो सब इनकी कहानियों में दिखाई देता है। इनकी मलबे का मालिक कहानी, परमात्मा का कुत्ता, जिसका बाद में नाट्य रूपांतर किया गया, ये कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं और एक प्रकार से कथा यात्रा में मील का पत्थर साबित होती हैं। इसके बाद में
जो नई कहानी के अंतर्गत ही जो कहानीकार आते हैं, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी भी मुख्य रूप से नाटककार हैं। तमस इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन कहानी में भी इनका उतना ही योगदान है जितना उपन्यास साहित्य में है। इन्होंने भी जो नई कहानी के अंदर जो समाज का परिवेश था उसको इन्होंने चित्रित किया है। इस प्रकार से कमलेश्वर आते हैं। कमलेश्वर ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और कहानी की यात्रा आगे आते आते ये साठोत्तरी कहानी तक आ जाती है। साठोत्तरी कहानी में सबसे सशक्त हस्ताक्षर जो है वो मन्नू भंडारी, जो महिला कथाकारों की दृष्टि से भी बहुत ही अपना स्थान रखती हैं समाज के कथा साहित्य के अंदर। इनकी यही सच है कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इनके काफी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो उषा प्रियवंदा भी एक महिला कथाकारों में बहुत ही अपना स्थान रखती हैं। सर, इनकी कहानियां भी बहुत ही फेमस हुई हैं और जो आधुनिक भारत में जो टूटते हुए परिवेश थे, परिवार टूट रहे थे, कुटुंब जो है वो बिखर रहे थे, उनकी उस समस्या को लेकर के वापसी एक कहानी इन्होंने लिखी है कि एक रेलवे का कर्मचारी 35 साल बाद घर पे लौट करके आता है तो उसके बीवी बच्चे वो उसको उस अपने साथ जीवन में उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उसको फिर से वापस कर देते हैं। इसी को लेकर के वापसी कहानी लिखी गई है। इसके आगे की यात्रा में अगर हम चलते हैं तो आज जो आधुनिक कहानियां जो लिखी जा रही हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है सैयद असगर बजाहत। इन्होंने साठोत्तरी कहानी में जो आंदोलन चले थे जनवादी कहानी के, उसके ये बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं और ये आजकल भी बहुत बढ़िया कहानियां लिख रहे हैं। इसके पश्चात जो महिला कथाकारों में आज के समय में जो आधुनिक समय में आधुनिक संवेदनाओं को महिला की दृष्टि से जो प्रस्तुत कर रही है, मैत्रेयी पुष्पा, ये आजकल बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिख रही हैं। अब मैं भरत भाई से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा आगे प्रकाश डालें। हमारे बीच दो विद्वान मित्र बैठे हुए हैं जिन्होंने नियाज भाई ने प्रारंभिक हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे विकसित हुई और प्रारंभिक कहानियों में कैसी पच्चीकारी थी उस पर प्रकाश डालते हुए चौहान साहब को कहानी की धुरा संभालने को दी। और चौहान साहब ने प्रेमचंद और प्रसाद, वैसे तो कहते हैं एक ही युग के दो बड़े कहानीकार हैं और दो बड़े कहानीकार जैसा लगता है कि दो युग खड़े हैं एक साथ, और उन्होंने कहानी की जो धुरा संभाल कर किसी ने घटना प्रधान सामाजिक समस्या पर कहानियों को न्याय देने का प्रयत्न किया और प्रसाद जी जैसे एक अच्छे नाटककार, एक अच्छे कवि ने उन्होंने काल्पनिक भावबोध को या समाज के व्यक्तिगत स्थितियों को, व्यक्ति की अंतः मनस्थितियों को आकाशदीप जैसी कहानियों के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। फिर आगे चौहान साहब ने बताया कि प्रेमचंदोत्तर युग में 3 बहुत बड़े कहानीकार हमारे सामने आए, जिनमें जैनेन्द्र जी है। अपना अपना भाग्य नामक कहानी लिखकर उन्होंने एक नई दृष्टि और नई दिशा कहानी को देने का प्रयत्न किया। अज्ञे जी हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवादी कहानियां लिखी। जो 2 कहानियों का उल्लेख चौहान साहब ने किया कि सेव और देव और गैंग्रीन जैसी कहानी भी वैसे वो ले आए थे। और ये रोज नामक कहानी एक नए युग और नए युग में व्यक्ति में आने वाले बदलाव, जिंदगी एक ऐसी विकास परंपरा से जुड़ी हुई है। कब हम हंसते खेलते कूदते सामान्य आदमी की तरह जीवन जीते रहे हो और कहीं शहरीपन हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, तंग मनोदशा में हम जीने लगते हैं। तो ये परंपरा ने एक कहानी को नए रूप से मोड़ा है। और एक बात ये भी थी, स्वतंत्रता तक पहुंचते पहुंचते कहानी ने एक नई दृष्टि और नई दिशा पाली थी। वैसे कहते हैं कि स्वतंत्रता तक पहुंचते पहुंचते समाज में भी काफी परिवर्तन आ गया था। तब तक आजादी नहीं मिली थी, तब तक लोगों के मन में एक ही विचार था कि किस प्रकार आजादी को प्राप्त करे और अपने हाथ में ये शासन की बागडोर आए।
अब परिस्थितियां थोड़ी बदल चुकी थी। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने जो सोचा था, लोगों ने जो सोच कर रखा था अपना राज्य होगा, अपने ही लोगों के द्वारा ये राज्य संभाला जाएगा, हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, हमें न्याय मिलेगा, हमारी इच्छा के मुताबिक हमारा शासन चलेगा। लेकिन कहते हैं कि मोहभंग की दशा तक लोग पहुंच गए थे। मोहभंग लोगों का हो गया, सोचा हो वैसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि एक और आजादी, एक और विभाजन की त्रासदी थी। मोहन राकेश ने जो मलबे का मालिक नामक जो कहानी लिखी, उसमें विभाजन की त्रासदी को बताया है। हिंदू मुस्लिम 2 आमने सामने जैसे आ गए और परिणाम ये हुआ, एक दूसरे को मारो काटो, और इस स्थिति में मनुष्य आत्मीयता भूल गया, मानवता भूल गया, संबंधों को भूल गया, और संबंधों में जो बिखराव आया, जो टूटन आई, जो घुटन आई, और उसके परिणाम स्वरूप हमने नई कहानी को जन्मते हुए देखा है। और नई कहानी के बारे में खास करके कहते हैं कि नई कहानी का प्रारंभ कहां से हुआ और नई कहानी में क्या था ऐसा नयापन जिसे इसे नई कहानी कहने के लिए हम मजबूर हो गए। और परंपरा से वैसे तो कह लेते कफन से नई कहानी का जन्म हम मान लेंगे, कफन से ही, क्योंकि प्रेमचंद आदर्शवादी कहानीकार थे और अंत तक पहुंचते पहुंचते आदर्श को रखकर वो अपनी कहानी को छोड़ देते थे। लेकिन कफन एक ऐसी कहानी थी कि यथार्थ से वो परे नहीं हो पाए और अंत में उनको स्वीकार करना पड़ा कि जैसे गोदान में कहते हैं कि होरी को जीते जी गाय नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद उसको गाय चाहिए क्योंकि गोदान करना है, वैसे ही यहाँ कहते हैं कि जीते जी जिनको चीथड़ा नहीं मिला है, मरने के बाद नया कफन चाहिए। देखो ये यथार्थ का उन्होंने जो स्वीकार कर लिया था, कहते हैं कि यथार्थ का स्वीकार और नई कहानी तक पहुंचते पहुंचते 1951 में कहते हैं कि जो एक प्रतीक नामक पत्रिका में शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ नामक कहानी छपी थी, जिसको नामवर सिंह ने हिंदी नई कहानी की पहली कहानी कहना चाहा है। लेकिन उन्होंने नई कहानी ऐसे किताब में अपनी एक बात ये भी कहनी चाहिए कि 1954 में आने वाली जो खेल खिलौने है राजेंद्र यादव की, जिसमें पच्चीकारी ज्यादा है, और उन्होंने शिल्प संबंधी नए प्रयोग उस कहानी के अंतर्गत करने चाहे हैं, तो उस कहानी को भी उन्होंने नई कहानी से जोड़ने का प्रयत्न किया। वैसे कहते हैं कि फिर निर्मल वर्मा की परिंदे नामक जो कहानी आई, उसमें एक नई शिल्प सजगता निर्मल वर्मा ने दिखाई है, और उस शिल्प सजगता को देखते हुए हमारे नामवर सिंह जी ने उसको भी नई कहानी से जोड़ने का एक प्रयत्न किया है। वैसे तो ये परंपरा मोहन राकेश से भी जुड़ी है, और फिर आगे जाकर एक हिंदी नई कहानी में एक विचारधारा ऐसे आई कि कुछ कहानीकार ग्रामीण रहे या गांव पर लिखते थे, गांव की समस्याओं को सामने ले आते थे, ग्रामीण राजनीति को हमारे सामने ले आते थे, ग्रामीण संबंधों में आने वाले बदलावों को हमारे सामने ले आते थे, और कुछ कहानीकार ऐसे थे जो शहरी विचारधारा को या नगरीय सभ्यता को और नगरीय सभ्यता में रहे थोथेपन को हम तक ले आने का प्रयत्न कर रहे थे। और नगरीय सभ्यता को हमारे सामने रखकर जो कहानियां लिखने वाले थे, उन कहानीकारों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव आदि कहानीकारों के नाम हम ले सकते हैं। कमलेश्वर जी को भी उससे जोड़ सकते हैं हम। और ग्रामीण कहानीकारों में जो ग्रामीण आधार लेकर जो बात कर रहे थे या ग्रामीण समस्याओं को हम तक पहुंचाने का प्रयत्न जिन्होंने नई दृष्टि और नई दिशा के द्वारा किया था, उन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह है, अमरकांत जी है, मार्कंडे है, फणीश्वरनाथ रेणु है, जिन्होंने आंचलिकता को विशेष दृष्टि से देखा है और एक आंचलिक विशेष पर कहानियां लिखने का प्रयत्न किया है। तो ये पूरी विकास परंपरा है और ऐसी विकास रेखा है, और बहुत सारे साहित्यकार इस विषय में लिखते रहे हैं। बात तो काफी कर सकते हैं इस विषय पर, लेकिन समय की सीमितता में बहुत सारी बातें करने का हम तीनों अध्यापक मित्रों ने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो आज मैं प्रोफेसर अनिल भाई चौहान साहब का आभार या शुक्रिया अदा करता हूँ। नियाज भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से हम तक बात पहुंचाने का प्रयत्न किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने शांति से इन सारी बात को सोचा है, समझा है, और इस विषय में आपको स्पष्टताएं मिली है। आपको कोई प्रश्न करना हो या आप लिख सकते हैं बाइसेक पर। संधान कार्यक्रम के तहत आप तक हिंदी कहानी साहित्य को पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। तो इस संधान और बाइसेक कमिश्नर कचेरी का भी हम शुक्रगुजार अदा करते हैं। थैंक यू।